मालिक भाग भाग कर मुझ पर मेहरबानियां करता। मैं भी मालिक के कभी कपड़े इस्त्री करके देती तो कभी दफ्तरी कामों में मदद करती। मालिक अक्सर मेरे कमरे में बैठा रहता, लेकिन एक रात मालिक घर आया तो परेशान था। मैं पास बैठकर मालिक का डिप्रेशन दूर करने लगी। मेरे होश उड़ गए उस रात। मेरा मालिक बड़ा अमीर व कबीर शख्स था। उसका बहुत बड़ा कारोबार था जिसमें दर्जनों मुलाजिमीन थे। उसका घर भी काफी बड़ा था, उसमें भी नौकर चाकर काम करते थे। दिन भर वो अपने बिजनेस में मगन रहता था। शाम को घर वापस आता। उसका जो अपना बेडरूम था जहाँ वो अपनी बीवी के साथ रहता था, मगर रोज वो उसे छोड़कर मेरे कमरे में आ बैठता। ये बात मुझे तजस्सुस में डाल देती थी। आदमी ऑफिस से सारा दिन थका रहा है तो उसका दिल करता है कि वो बीवी के पास जाकर थकन उतारे, मगर मालिक मेरे कमरे में आकर बैठ जाता था और मालकिन को इस बात का पता भी नहीं होता था। मैं पढ़ रही थी, इंटरनेट का इस्तेमाल जानती थी, इसीलिए वो मालिक मुझे जो भी काम कहता था मैं उसे फौरन कर देती थी। अक्सर हमें बेडरूम में काम करते करते रात हो जाती थी, लेकिन मालकिन कभी मेरे कमरे में नहीं आई और ना ही उसने मालिक को मेरे पास आने से कभी रोका था। आमतौर पर बीवियां अपने शौहर पर बहुत शक करती हैं और उन्हें जवान और खूबसूरत लड़कियों के कमरे में अकेले जाने की इजाजत नहीं देती, मगर मेरी मालकिन का ये रवैया मुझे जहाँ तजस्सुस में डाल रहा था वहीं पर उनके और करीब भी ला रहा था, क्योंकि दुनिया में ऐसी औरतें बहुत कम होती हैं जो अपने शौहर पर अंधा एतमाद करती हैं। मालिक उम्र में मुझसे बड़े थे, इसीलिए मैं उनसे अदब और इज्जत के साथ बात करती थी, मगर मुझसे बेतकल्लुफ होकर बातचीत करते थे। मालकिन से मेरी मुलाकात बहुत कम होती थी, मगर इस वजह से मालकिन की और भी इज्जत करने लगी थी, क्योंकि मालकिन मालिक ने मुझ जैसी यतीम और बेसहारा लड़की को अपने घर में जगह देकर इतनी मोहब्बत और इज्जत दी थी जो मुझे मेरे सगे भी न दे पाते थे। मेरा नाम शानजा था। मैं 21 साल की एक खूबसूरत और दिलकश लड़की थी। मेरी माँ का शुमार तुर्की की खूबसूरत औरतों में होता था। बड़ी बड़ी झील जैसी आंखें, दराज कद, भरा भरा गोरा जिस्म और गुलाबी होंठ, ऐसा हुस्न दुनिया में बहुत कम देखने को मिलता है। इसीलिए हमें जो भी देखता था हम पर फिदा हो जाता था। मगर बदकिस्मती से मेरे वालिद साहब फौत हो चुके थे। मेरा सारा बचपन यतीमी में गुजरा। मैं अपनी माँ के साथ रहती थी। ये तुर्की का शहर था जहाँ लोग मकानों से तो जुड़े थे, मगर इनमें रहने वालों के दिल एक दूसरे से बहुत दूर थे। मेरे वालिद के मरने के बाद इस बात का एहसास मुझे बड़ी शिद्दत से हुआ था। लोग मेरी खूबसूरती के दीवाने थे, मगर इसका फायदा उठाना भी जानते थे। इसीलिए मेरी माँ और मैंने बड़ी एहतियात के साथ जिंदगी बसर की थी, क्योंकि खूबसूरती छुपा कर रखने की चीज थी। जो चीज जाहिर कर दी जाए उसकी कदर कीमत नहीं रहती। अगर ये हमारी खुशकिस्मती थी कि ऐसे मुश्किल वक्त में मुझे एक ऐसा शादीशुदा जुड़ा मिल गया जिन्होंने मेरी माँ के मरने के बाद में मुझे सहारा दे दिया। मेरे इस दुनिया में माँ के सिवा और कोई नहीं था। इसीलिए मेरी माँ जिस दिन मरी मैं रोने लगी कि अब मैं अकेली इस घर में इतनी लंबी जिंदगी कैसे जीऊंगी। यहाँ तो लोग बिना मतलब के किसी के घर भी नहीं जाते, लेकिन मेरे पड़ोसी ने इस सिलसिले में मेरी भरपूर मदद की। मेरे मालिक और मालकिन कई सालों से हमारे पड़ोस में रह रहे थे। जब मेरी माँ जिंदा थी तब वो मुझे उनके घर लेकर जाती थी, मगर मुझे उनके घर जाना पसंद नहीं था, क्योंकि उनके बच्चे नहीं थे, इसीलिए मैं बोर हो जाती थी। मगर माँ के मरने के बाद उन्होंने मुझसे कहा कि मुझे अब इस घर में अकेला नहीं रहना चाहिए था। अगर मैं चाहूँ तो उनके साथ उनके घर में रह सकती हूँ। ये सुनकर मैं खुश हो गई, क्योंकि माँ के मरने के बाद मैं खुद को बहुत तन्हा और अकेला तस्वुर कर रही थी। मालकिन मालिक की बात सुनते ही मैंने अपना जरूरी सामान पैक किया और उनके घर आ गई। तुर्की में मेरी एक दोस्त भी रहती थी, जिसे मैंने ये बात कॉल पर बताई तो वो मुझे डराने लगी और कहा कि तुम अपने मालिक से जरा दूर ही रहना, कहीं ऐसा ना हो कि वो तुम्हारे साथ कुछ गलत कर दे। ये सुनकर मैंने अपनी दोस्त से कहा कि वो मुझसे बड़े और शादीशुदा हैं, इसीलिए ऐसा तुम सोचना भी मत। ये सुनकर वो कहने लगी कि शादीशुदा और बड़े हैं तो क्या हुआ, आखिर को मर्द हैं और फिर उनकी औलाद भी नहीं है और तुम खूबसूरत भी हो। मर्द का क्या भरोसा कब डामाडोल हो जाए। ये सुनकर मैंने अपनी दोस्त से कहा कि तुम मेरी फिक्र ना करो, मैं अपना ख्याल खुद रख लूंगी। ये कहकर मैंने मोबाइल रख दिया। दरअसल ये मालिक के आने का वक्त था। वो जब भी घर आते थे सीधा मेरे कमरे में आते थे। मैं उनका कोट उतार कर सोफे पर रख देती थी। वो आराम से बैठ जाते थे तो मैं उनके पैरों से जूते भी उतार देती थी। ये देखकर वो मेरा हाथ पकड़कर मुझे ऐसा करने से मना करते थे, मगर मैंने उनके ऐसे कई छोटे मोटे काम अपने जिम्मे लिए हुए थे, जैसे उनके लिए चाय बना लेना, कभी कपड़े इस्त्री करके देती तो कभी दफ्तरी कामों में मदद कर देती थी, कभी कभार उनका सर दबा देती थी या फिर कोई दफ्तरी फाइल चेक कर लेती थी। चूंकि वो आधी रात तक मेरे कमरों में बैठकर काम करते रहते थे, इसीलिए मैं उनकी मदद कर दिया करती थी। एक दिन मेरी दोस्त ने कॉल की तो मालिक मुझसे कह रहे थे कि
शांजा, आज मेरे पैर पर चोट लग गई है, प्लीज पट्टी बांध देना। मालिक को नहीं पता था कि मैं इस वक्त अपनी दोस्त से बात कर रही थी, इसीलिए उन्होंने मुझसे कहा कि मैं अपनी दोस्त से बात करके फिर उनकी पट्टी कर दूं। ये कहकर वो किसी को कॉल करने के लिए खिड़की के पास चले गए। मैं मालिक की पुश्त को गौर से देखने लगी। किसी जमाने में मालिक बहुत हसीन रहे होंगे। तुर्की के मर्द भी दराज कदर खूबसूरत गोरे चिट्टे होते हैं। उनकी दाढ़ी और मूंछों के बाल हल्के सुनहरे होते हैं, जो कि उनकी खूबसूरती में और भी इजाफा करते हैं। मगर मालिक के बाल गिर चुके थे, मगर दाढ़ी और मूंछें अब भी वैसी ही घनी थी। मैं मालिक के बारे में सोचने में इतनी मगन हो गई कि मेरी दोस्त ने मुझसे कहा, अरे भाई, किसके सपनों में खोई हुई हो? कहीं तुम्हें कोई राजकुमार तो नहीं मिल गया? ये सुनकर मैं शर्मिंदा हो गई और उसे डांट दिया। तुम्हें हर वक्त यही ख्याल आते रहते हैं, ऐसी कोई बात नहीं है। मैं इस वक्त मालिक के साथ उनकी मदद कर रही थी। मेरी दोस्त ने ये बात सुनी तो कहने लगी, शांजा, तुम्हारा दिमाग ठीक है? रात के 12 बज रही हैं और तुम अपने मालिक के साथ बैठी हो। ये सुनकर मैंने उससे कहा, तुम्हें मैंने कई बार बताया है कि वो रोज मेरे कमरे में आते हैं और हम ऑफिस का काम करते हैं। वो मुझसे बहुत दूर रहते हैं। मैं भी मालिक की बहुत इज्जत करती हूँ। ये सुनकर मेरी दोस्त कहने लगी, वो तो ठीक है, मगर तुम्हारे मालिक को इस वक्त तुम्हारे कमरे में नहीं होना चाहिए। वो कोई छोटे बच्चे नहीं है, शादीशुदा हैं। उन्हें इस वक्त अपने कमरे में अपनी बीवी के पास होना चाहिए था। ये सुनकर मैंने दोस्त से कहा कि तुम हमेशा मेरे मालिक के बारे में गलत ही सोचती रहती हो। मेरी बात के जवाब में वो हमेशा कहती थी कि बड़ी उम्र के मालिक और जवान मुलाजमा का रिश्ता बहुत नाजुक होता है, इसीलिए तुम अपनी आंखें जरा खुली रखा करो। इन लोगों ने तुम्हारी मदद की थी, मगर इसका हरगिज़ ये मतलब नहीं है कि वो इस बात का नाजायज फायदा उठाएं। उस दिन मेरी दोस्त ने ये कहकर कॉल काट दी थी। वो मेरी बहुत अच्छी दोस्त थी, इसीलिए मैं जानती थी कि उसे मेरी परवाह थी और वो चाहती थी कि मेरे साथ कभी कुछ बुरा ना हो। मगर मैं भी अपने मालिक के साथ इतने अरसे से थी, उसने भी मेरे साथ कभी कुछ गलत करने की कोशिश नहीं की थी। वो भी मुझ पर मेहरबान थे, मेरा बहुत ख्याल रखते थे। घर आते ही सबसे पहले मेरे पास आते थे, मेरा हाल अहवाल पूछते थे और फिर अपनी बीवी के पास जाते थे। वो अपनी बीवी से भी बहुत प्यार करते थे। मैं जब भी उनके कमरे के बाहर से गुजरती थी, मुझे मालिक और मालकन के हंसने की आवाज सुनाई देती थी। इसका मतलब यही था ना कि वो एक दूसरे के साथ बहुत खुश थे। मगर जब वो दोनों कमरे से बाहर होते तो मुझे देखकर बार बार मालकन मालिक को इशारे करती थी। मालिक उसे चुप रहने को कहता था ताकि मैं ये सब न देख लूं, मगर मालकन बाज न आती थी। मैं ये इशारे समझ नहीं पाती थी, मगर मुझे यूं लगता था जैसे मालकन और मालिक मुझसे शायद कुछ कहना चाहते थे, मगर क्या, ये मैं जान नहीं पाई। चूंकि मैं पढ़ भी रही थी, इसीलिए मैं सारा दिन घर से बाहर रहती थी, इसीलिए मालकन से मेरी ज्यादा बातचीत नहीं हो पाती थी। मैं जब घर आती थी उसके बाद मालिक भी घर आ जाते थे और मेरे साथ मसरूफ हो जाती थी। एक दिन मेरी छुट्टी थी, मैं घर के लॉन में बैठी हुई थी। तभी मैंने घर में एक नौजवान लड़के को देखा। चूंकि मैंने उस लड़के को पहली बार देखा था, इसीलिए मैं चौंक गई। मैंने मालकन से इस बारे में पूछा तो वो कहने लगी कि ये तुम्हारे मालिक का ड्राइवर है, उनके पास काफी अरसे से काम कर रहा था, मगर जब तुम इस घर में आई तो ये छुट्टी लेकर चला गया था। अब ये छुट्टी से वापस आया है और हमारे घर ही रहेगा। मालकन ने मुझे ड्राइवर के बारे में तफसील से बताया। वैसे इसकी जरूरत तो नहीं थी, मगर मैं सोच रही थी कि मालिक ने मुझे ये बात नहीं बताई थी, हालांकि वो मुझे अपनी हर जरूरी और गैर जरूरी बात से आगाह करते थे। रात को मालिक मेरे कमरे में आए तो बहुत थके हुए थे। आते ही सोफे पर लेट गए। जब मालिक ऐसा करते थे तो मैं समझ जाती थी कि उनके ऑफिस में काम ज्यादा है, इसीलिए मैं उनका सर दबाने लगती थी। इसी दौरान मैंने उनसे ड्राइवर के बारे में पूछा। वो कहने लगे, हाँ, वो आज ही छुट्टी से वापस आया है। मैं तुम्हें इसके बारे में बताने वाला था। तुम कल से उसके साथ कॉलेज जाना, क्योंकि कल से मैं अपनी एक जरूरी मीटिंग के सिलसिले में शहर से बाहर जा रहा हूँ। ये सुनकर मैंने उनसे कहा, ठीक है, आप अपना ख्याल रखिएगा। ये सुनकर मालिक ने मेरा हाथ पकड़ लिया और कहने लगे, अब बस कर दो, मेरा सर दर्द ठीक हो गया है। अगली सुबह मालिक शहर से बाहर चले गए, जबकि मैं उस ड्राइवर के साथ कॉलेज चली गई। उसने मुझे रास्ते में बताया कि मेरा भी इस दुनिया में कोई नहीं है, इसीलिए मैं दिन रात मालिक के साथ रहता हूँ। हमारे मालिक बहुत अच्छे हैं। ये सुनकर मैं भी मुस्कुरा दी। शायद मालिक अपने सभी मुलाजमों का बहुत ख्याल रखते थे। यूं मैं उस ड्राइवर के साथ कॉलेज आने जाने लगी। एक दिन मैं कॉलेज से वापस आ रही थी कि मेरे पाँव में मोच आ गई। ड्राइवर ने ये देखा तो मेरे पास आया, मुझे सहारा देकर गाड़ी तक ले गया और फिर मुझे डॉक्टर के पास ले गया। मैं घर आई तो मुझे कमरे तक छोड़ने आया। वो मेरे कमरे तक पहली बार आया था, इसीलिए मैंने उससे कहा कि
وہ میرے ساتھ ایک کپ چائے پی کر جائے۔ وہی سن کر مسکرا دیا اور کہا یہ میرے لیے بہت خوشی کی بات ہوگی۔ اس دن میں نے چائے پیتے ہوئے اسے اپنے بارے میں سب بتا دیا۔ وقت تیزی سے گزر گیا۔ مالک واپس آئے تو اب میں ان کے ساتھ کالج جانے لگی، مگر ڈرائیور کے ساتھ گھر میں سلام دعا ہو جاتی تھی۔ ایک دن کھانے کی میز پر پھر مالکن مالک کو اشارے کرنے لگے۔ مالک نے میری طرف دیکھا، میں نے یہ بات اندیکھی کر دی، جیسے میں نے یہ سب دیکھا ہی نہیں تھا، مگر مالکن بار بار مالک کو اشارے کر رہی تھی۔ میں زیادہ تر اپنے کمرے میں کھانا کھا لیتی تھی، مگر آج میرا موڈ اکیلے کھانے کو نہیں تھا، اسی لیے میں کچن میں مالک مالکن کے ساتھ بیٹھ کر کھانا کھانے لگی، مگر مالکن کے اشارے مجھے شرمندہ کر رہے تھے۔ پتہ نہیں مالکن مالک کو میرے بارے میں کیا کہنا چاہتی تھی۔ میں نے کھانا روک دیا اور اپنے ایک کمرے میں آ گئی۔ تھوڑی دیر گزری تھی کہ مالک بھی میرے پیچھے پیچھے آ گئے اور کہنے لگے میں کئی دنوں سے تم سے ایک بات کہنا چاہتا تھا، مگر ہمت نہیں ہو رہی، اگر تم اجازت دو تو میں کہہ دوں۔ یہ سن کر میں نے ان سے کہا آپ کو مجھ سے بات کرنے کے لیے کسی اجازت کی ضرورت نہیں ہے۔ یہ سن کر مالک کہنے لگے تمہارا شادی کے بارے میں کیا خیال ہے؟ یہ سن کر میں چونک کر مالک کی طرف دیکھنے لگی۔ میں ابھی شادی نہیں کرنا چاہتی، میں ابھی پڑھنا چاہتی ہوں۔ میرے اس جواب پر مالک کا چہرہ بجھ سا گیا، میرا دل دھڑکنے لگا۔ مالک میری شادی کس سے کرانا چاہتے تھے، مگر میں یہ سوال ان سے پوچھ نہ سکی۔ تبھی مالک کہنے لگے تم شادی کے بعد بھی اپنی پڑھائی جاری رکھ سکتی ہو۔ یہ سن کر میں چپ رہی۔ لگتا ہے میری دوست کا اندازہ درست تھا، مالک مجھ سے ہی شادی کرنا چاہتے ہیں، اسی لیے تو انہوں نے مجھ پر اتنے احسانات کیے تھے، وہ مجھ پر اتنے مہربان تھے، اور مالکن نے بھی ان کو کھلی چھوٹ اس لیے دے رکھی تھی۔ لیکن اب میں کیا جواب دوں؟ میں اپنے دل میں سوچنے لگی۔ مالک نے میری طرف دیکھا اور کہنے لگے میں تمہارے ساتھ کوئی زبردستی نہیں کر رہا، دراصل وہ میرا ڈرائیور مجھ سے روز یہ بات کہتا تھا کہ اسے تم پسند ہو اور وہ تم سے۔ مالک نے اپنی بات ادھوری چھوڑ دی اور میں حیرت سے ان کے چہرے کی طرف دیکھنے لگی۔ کیا کہا؟ آپ کا ڈرائیور مجھ سے شادی کرنا چاہتا ہے؟ میرے سوال کے جواب میں مالک نے ہاں کہی تو میں یکدم پرسکون ہو گئی۔ میں نے مالک کے بارے میں کتنا غلط اندازہ لگایا تھا۔ یہ شاید میری دوست کی باتوں کا نتیجہ تھا کہ میں نے مالک کے بارے میں اتنا غلط سوچ لیا تھا۔ مالک نے اپنے ڈرائیور کا نام لیا تو میں نے مالک سے کہا آپ میرے مالک ہیں، آپ اور مالکن میرے بارے میں جو بھی فیصلہ کریں گے مجھے وہ قبول ہوگا۔ یہ سن کر مالک خوش ہو گئے اور کہنے لگے تم بالکل ٹینشن مت لینا، شادی کے بعد بھی تم یہی میرے پاس ہی رہو گی اور تم اسی طرح کالج آنا جانا۔ مالک نے یہ بات کہی تو میں مطمئن ہو گئی۔ مالک مجھے دعائیں دیتے ہوئے کمرے سے باہر چلے گئے۔ پھر مجھے پتہ ہی نہیں چلا، مالکن اور مالک نے میری شادی کے سارے انتظامات کر لیے اور بالآخر ایک دن بڑی سادگی کے ساتھ اس ڈرائیور سے میری شادی ہو گئی۔ اس کا نام وقار تھا اور وہ مجھے اچھا لگنے لگا تھا۔ جب مجھے پتہ چلا کہ وہ بھی مجھے پسند کرتا تھا تو میں نے اس سے شادی کے لیے ہاں کہہ دی۔ شادی کی پہلی رات اس نے مجھ سے کہا کہ ہماری شادی ہو گئی ہے، مگر میں تمہارے ساتھ رات دن نہیں رہوں گا تاکہ تم آرام سے اپنی پڑھائی کر سکو۔ یہ سن کر مجھے اچھا لگا کیونکہ مجھے اتنا اچھا شوہر ملا تھا۔ میری شادی ہو چکی تھی مگر میری زندگی زیادہ تبدیل نہیں ہوئی تھی۔ میں اسی طرح کالج آتی جاتی تھی۔ مالک بھی میرے کمرے میں آدھی رات تک بیٹھے رہتے تھے اور میں اسی طرح بھاگ بھاگ کر کام کرتی تھی۔ میں ان کا کوٹ اتار کر صوفے پر رکھ دیتی تھی، وہ آرام سے بیٹھ جاتے تھے تو میں ان کے پیروں سے جوتے بھی اتار دیتی تھی۔ میں نے ان کے ایسے کئی چھوٹے موٹے کام اپنے ذمے لیے ہوئے تھے اور میں بہت حد تک کوشش کرتی تھی کہ ان کی ہر چیز ان کے مانگنے سے پہلے ہی تیار رکھوں، کیونکہ ان لوگوں نے میری ماں کے مرنے کے بعد مجھے بہت سارا پیار دیا تھا، ورنہ میرا تو کوئی اور اس دنیا میں نہیں تھا۔ اسی لیے میں کبھی کبھار ان کا سر دبا دیتی تھی، چونکہ وہ آدھی رات تک میرے کمرے میں بیٹھ کر کام کرتے رہتے تھے، اسی لیے میں ان کی مدد کر دیا کرتی تھی۔ مگر جب میری شادی ہو گئی تو میری روٹین بدلنی شروع ہو گئی، کیونکہ میں بہت وقت مالک کو نہیں دے پاتی تھی۔ اب مجھے ان کے جاتے اپنے شوہر کا خیال آ جاتا تھا۔ میں چاہتی تھی کہ وہ اس وقت میرے پاس آ جائے، اور یہ بات میرے لیے بہت حیران کن تھی کہ جو ہی مالک میرے کمرے سے نکلتے تھے میرا شوہر میرے کمرے میں آ جاتا تھا۔ میں اسے کہتی تھی کہ تم مالک کے سامنے میرے کمرے میں کیوں نہیں آتے ہو؟ یہ سن کر وہ کہتا تھا کہ وہ میرے مالک ہیں، اس لیے مجھے اچھا نہیں لگتا کہ میں ان کے سامنے تم سے ملوں۔ مجھے میرے شوہر کی یہی بات پسند تھی۔ ایک دن میں کالج جانے لگی تو میری طبیعت خراب ہو گئی، مجھے چکر آنے لگے اور میں مالک کے سامنے چکرا کر گر پڑی۔ وہ مجھے ڈاکٹر کے پاس لے کر گئے تو انہوں نے مجھے خوشخبری سنا دی۔ ڈاکٹر نے کہا کہ میں ماں بننے والی ہوں۔ یہ سن کر ہم سب خوش ہو گئے۔ میں نے اپنے شوہر کو بھی یہ خبر سنائی تو وہ بھی بہت خوش ہوا۔ اب مالکن بھی میرے قریب آنے لگی، وہ میرا بہت خیال رکھنے لگی۔ شاید اس کے بچے نہیں تھے، اسی لیے مالکن کو بچوں کی بہت حسرت تھی۔
वक्त तेजी से गुजरने लगा और 9 माह मुकम्मल हो गए। मालिक अब भी मेरे कमरे में आते थे, मगर एक दिन मैंने महसूस किया कि इस खबर को सुनने के बाद मालिक बहुत परेशान हो गए। मैं घर आई तो सोचा कि ये बात मालिक से जरूर पूछूंगी। रात को मालिक मेरे कमरे में आए तो मैंने उनसे ये बात पूछी तो उन्होंने कहा कि अगर मैं कहूँ कि मैं ही तुम्हारा शौहर और इस बच्चे का बाप हूं तो। ये सुनकर मैं हक्का बक्का रह गई। ये कैसा मजाक था, ये कैसे मुमकिन था। मालिक ने मेरे सामने अपनी जेब से एक मास्क निकाला और पहन लिया। मास्क के पहनते ही मालिक ने मेरे शौहर की शक्ल इख्तियार कर ली। ये देखकर मैं चौंक गई, रोने लगी। मैंने आप पर इतना एतबार किया मगर आप मुझे धोखा दिया। ये सुनकर मालिक ने कहा, इसमें मेरा कोई कसूर नहीं है। दरअसल तुम्हारी मालकन बांझ थी, इसीलिए वो चाहती थी कि मैं किसी खूबसूरत लड़की से शादी कर लूं और हमारे बच्चे हो जाएं। तभी तुम हमारे घर आ गई और तुम्हारी मालकन मुझे इशारे करने लगी कि मैं तुमसे शादी कर लूं और ये बात तुमसे कह दूं, मगर मुझ में हिम्मत नहीं थी। इसलिए मेरी बीवी ने एक तरकीब सोची और मुझसे कहा कि मैं तुमसे शादी कर लूं। तुम जिस बच्चे को जन्म दोगी उसे हम अपना लेंगे। इसलिए मैंने बाजार से ये मास्क लिया और पहन कर ड्राइवर बन गया और तुमसे शादी कर ली। मालिक की ये बात सुनकर मैं घबरा गई। ये कैसे मुमकिन था, मैं सोचने लगी। तभी मेरी तबीयत खराब हो गई। ये देखकर मालिक मुझसे पूछने लगे, शानजा तुम्हें क्या हुआ है? मैं अपने होश में नहीं थी, मेरे पेट में दर्द होने लगा था। मालिक मुझे अस्पताल लेकर गए। डॉक्टर ने मेरा चेकअप किया तो घबरा गए। कहने लगे तुम्हारे पेट में जुड़वा बच्चे हैं, हमें ऑपरेशन करना पड़ेगा, मगर इसके लिए हमें तुम्हारे शौहर की इजाजत चाहिए। ये सुनकर मैंने मालिक को कमरे में बुलाया और डॉक्टर से कहा, ये मेरे शौहर। ये सुनकर मालिक चौंक कर मेरी तरफ देखने लगा। उन्हें हैरानी हो रही थी कि मैंने इतनी जल्दी उन्हें अपना शौहर तस्लीम कर लिया था। मैं उनसे नजरें चुरा गई। डॉक्टर ने मालिक को एक कागज दिया। मालिक ने उस पर साइन किया तो मेरा ऑपरेशन शुरू हो गया। मालिक उस दिन बहुत डरे हुए थे कि जल्द से जल्द मेरी डिलीवरी हो जाए, क्योंकि मेरे पेट में 2 बच्चे थे। साथ में मालिक ये दुआ भी कर रहे थे कि मैं इस रिश्ते को कबूल कर लूं और उन्हें छोड़कर न चली जाऊं कहीं। तकरीबन 1 घंटे बाद मैंने 2 जुड़वा बेटों को जन्म दिया। मालकन अस्पताल आ गई और रोने लगी कि काश तुम अपना एक बेटा मुझे दे दो। ये सुनकर मैंने मालिक की तरफ देखा। अब वही मेरे शौहर और मालिक थे, इसीलिए मालिक ने हाँ की तो मैंने मालकन की गोद में एक बच्चा डाल दिया। मैं घर आ गई। आहिस्ता आहिस्ता मेरी तबीयत ठीक होने लगी तो मैं फिर से कॉलेज जाने लगी, क्योंकि मुझे अपनी डिग्री भी मुकम्मल करनी थी। मालकन वैसे भी बच्चों की तरसी हुई थी। वो बखुशी सारा दिन मेरे बच्चे संभालती थी, क्योंकि वो उनसे बहुत प्यार करती थी और उनका मेरी तरह ख्याल रखती थी। मैंने 4 साल लगाकर अपनी डिग्री मुकम्मल कर ली। डिग्री मुकम्मल हुई तो मालिक ने साथ ही मुझे अपने ऑफिस में रख लिया। मेरे कदम मालिक के लिए खुशबख्ती साबित हुए, क्योंकि 1 साल के अंदर अंदर ही मालिक का बिजनेस बहुत फलने फूलने लगा था। और यही मेरी दिली ख्वाहिश भी थी कि जो नेकी मालिक और मालकन ने मेरे साथ की थी मैं भी उसका बदला उतार सकूं। आज हम तीनों खुशियों भरी जिंदगी गुजार रहे हैं।